ये कहानी अमेरिका की है। अमेरिका में एक विस्कॉन्सिन राज्य है, स्टेट है, वहाँ की कहानी है। कहानी है एड जीन की। 1906 में लॉग क्रॉसी काउंटी शहर में एड जीन का जन्म हुआ। एड जीन का एक बड़ा भाई था जिसका नाम हेनरी था। माँ थी और पिता थे। बाप को शराब पीने की लत थी, उसकी वजह से घर में अक्सर लड़ाई होती। माँ बेहद धार्मिक थी और बाप के शराबी होने की वजह से घर की माली हालत भी कई बार खराब होती थी। तो दोनों बच्चे अपने माँ के ज़्यादा करीब थे, हेनरी भी और एड जीन भी। और बाप से उतना लगाव था नहीं, क्योंकि बाप की हरकतें जो है उन्हें कभी लगा कि बाप ने वैसा प्यार नहीं दिया एक बाप होने के नाते। तो इस तरह से ये परिवार बड़ा होता गया। इत्तेफाक से जो फादर थे एड जीन के, जॉर्ज, उनकी बाद में मौत हो जाती है। बीमार रहने लगे और बहुत सारी शराब पीने की बुरी लत थी। तो बाप की मौत के बाद अब माँ जो है अपने दोनों बेटों को लेकर प्लेन फील्ड फार्म आ जाती है विस्कॉन्सिन में और वहीं रहने लगती है। और यहीं पर आने के बाद वो अपने दोनों बच्चों को एक प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिला देती है। फॉर्म था, फार्मिंग करती है, खेती करती है और उससे घर का गुजारा चल रहा था। दोनों बच्चे के स्कूल में पढ़ने लगे। लेकिन माँ को ये फिक्र थी कि ये दोनों बच्चे की सोहबत भी गलत ना हो और ये भी अपने बाप के रास्ते पे ना चल पड़े, कहीं गलत इनको आदत ना, लत ना लग जाए, ये शराब ना पीने लगे, ड्रग्स ना ले लगे, क्रिमिनल के साथ ना उठने बैठने लगे। तो माँ अपने दोनों बच्चों पर बड़ी सख्त नज़र रखती थी। वो नहीं चाहती थी कि किसी भी बच्चे से ये लोग दोस्ती करें और ज़्यादा बातें करें। अक्सर जब भी ये लोग किसी से बच्चे से बात करते अपने स्कूल में या दोस्तों से, तो माँ इन्हें डांटती, कई बार मारती, और इसीलिए इनका कोई दोस्त नहीं बन पाया। तो दोनों भाई एक दूसरे के दोस्त थे और डेली माँ इन्हें बाइबल पढ़ाती, धर्म की शिक्षा देती, बुराइयों के बारे में बताती, दुनिया से दूर रखती। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, दोनों भाई बड़े होते गए और अब माँ के साथ ही ये दोनों रह रहे थे। बाप के गुजर जाने के बाद जब ये थोड़े बड़े होने लगे तो इन्होंने भी माँ का हाथ बटाया, कुछ छोटे मोटे खेती वेती करने लगे और काम इनका चल रहा था। इसी दौरान में 1944 में जब दोनों भाई खेत में काम कर रहे थे, अचानक आग लग गई। आग के बाद फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँची, बहुत वहाँ पे आग बुझाने की कोशिश की गई, आग बुझा ली गई। बाद में देखा तो हेनरी गायब है। एड जीन को पता चला उसका भाई गायब है। इन लोगों ने ढूंढा काफ़ी, अब एड जीन मिल नहीं रहा है। इसके बाद फायर ब्रिगेड ने तलाश की तो उसी खेत के दूसरे किनारे पर हेनरी की लाश मिलती है। लाश जली नहीं थी। तो बाद में फिर पुलिस और डॉक्टरों को लगता है कि जो आग लगी उसके धुएं की वजह से दम घुटने से हेनरी की मौत हो गई। अब हेनरी की मौत के बाद एड जीन अकेला हो गया, साथ में माँ थी, दोनों रहने लगे। लेकिन 1945 में, मतलब बड़े भाई की मौत के अगले ही साल, एड जीन की माँ की भी मौत हो जाती है। अब माँ की मौत के बाद एड जीन बिल्कुल अकेला हो गया। माँ से बेहद प्यार करता था, भाई से भी प्यार करता था। 1 साल के अंदर दोनों गुजर गए। एड जीन ने अपने आप को अब घर के अंदर समेट लिया। उसने उस घर में जहाँ ये रहता था, उसकी माँ का जो कमरा था, उस कमरे को बंद कर दिया। माँ के इस्तेमाल की सारी चीज़ों को समेट कर सहेज कर रख दिया और वहीं घर के अंदर रसोई के पास एक छोटे से कमरे में वो खुद रहने लगा। यहीं से एड जीन की पूरी ज़िंदगी बदल जाती है, उसकी सोच बदल जाती है। 1945 माँ की डेथ के बाद। माँ की डेथ के बाद करीब 12 साल गुजरते हैं। इन 12 सालों में एड जीन लगभग दुनिया से कट चुका होता है। घर में तन्हा रहता है, छोटे मोटे काम कर लेता है, जो मिलता है खा लेता है। 12 साल के बाद 1957 का साल आता है। एड जीन की माँ को गुजरे 12 साल हो चुके। 1957 में इसी प्लेन फील्ड में जहाँ पर वो रहता था, एक हार्डवेयर की दुकान थी। एड जीन उस दुकान में पहुँचता है। 1957 की ये बात है। कुछ सामान लेना था, वो सामान लेता है। उस दुकान की ऑनर एक लेडी थी जिसका नाम बर्निस था, मिसेस बर्निस। तो वो उसे सामान देती हैं और उसके बाद वहाँ से एड जीन चला जाता है। उसी दिन शाम से, क्योंकि दुकान खुलने का वक्त था, सुबह और शाम एक तय वक्त पे खुलता था, दुकान खुलती थी वहाँ पे,
दुकान नहीं खुली और जो बर्नीस थी मिसेस वो गायब। अब दुकान खुली नहीं, जो लोग ग्राहक थे रूटीन जो रोज़ाना जाते थे उन्होंने देखा कि स्टोर बंद है, परेशान हो गए। फिर इसके बाद अगले दिन भी दुकान नहीं खुली तो उन्हें चिंता हुई। इस दौरान में बर्नीस के बेटे को किसी ने बताया कि तुम्हारी माँ की दुकान बंद है। वो बराबर में किसी शहर में पोस्टेड था, वो पुलिस डिपार्टमेंट में था। तो बर्नीस के बेटे को अब ये बात पता चली, उसके बेटे का नाम था फ्रैंक, कि माँ ने कल शाम से दुकान नहीं खोली और सुबह भी नहीं है और वो गायब है, घर पे भी नहीं है। फ्रैंक ये सुनकर पहुंचता है, स्टोर जाता है, लोकल पुलिस को अपने साथ लेता है, दुकान का ताला तोड़ता है, अंदर दाखिल होता है। जब अंदर दाखिल होता है तो उसका माथा ठनकता है, पूरे स्टोर के अंदर फर्श पे खून ही खून फैला हुआ था। अब लाश गायब लेकिन पूरे स्टोर में खून, समझ में नहीं आया क्या मामला है। इसके बाद पुलिस ने जांच की और चूंकि फ्रैंक भी एक पुलिस अफसर था तो उसने अब वहाँ पे स्टोर पे जो रसीद थी सामान की, जो पूरी लिस्ट कौन ग्राहक कब कैसे आता है, उसने उसको चेक करना शुरू किया। जब चेक करना उसने शुरू किया तो उसने देखा कि जो आखिरी रसीद थी इस दुकान में ख़रीदारी की वो एड जीन के नाम पर थी। अब फ्रैंक को लगा कि ये आखिरी ग्राहक था और उस रसीद में ये भी था कि कुछ सामान के ऊपर टिक लगी हुई थी और ये कुछ सामान नहीं था जो एड जीन को शाम को दोबारा आकर लेना था। लेकिन उस रसीद के उसके बाद कोई एंट्री नहीं है, वो टिक कटी। इसका मतलब है कि एडजीन आखिरी ग्राहक था इस स्टोर का और दूसरा उसे कुछ सामान और लेने थे, पैसे पे कर चुका था लेकिन वो आया नहीं। तब यहाँ से शक शुरू होता है। फ्रैंक पुलिस वालों को लेकर एडजिन के घर पहुँचता है, उसका पता पूछते हुए कि आखिरी वही था जो स्टोर गया, उससे जानकारी लेते हैं। घर के बाहर एडजिन मौजूद था। फ्रैंक और पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं स्टोर के बारे में कि वो गया था। वो शुरू में कुछ बताता है लेकिन सख्त सवाल जब पूछे जाते हैं तो वो लड़खड़ा जाता है। पुलिस को शक होता है कि एडजिन कुछ छुपा रहा है। इसी के बाद पुलिस तय करती है कि वो एडजिन के उस फॉर्म की तलाशी लेगी और अब पुलिस एडजिन के घर में दाखिल होती है। जैसे ही एडजिन के घर में पुलिस दाखिल होती है, जितने भी पुलिस वाले थे उस वक्त 5 या 7 के करीब, उन सभी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ फिटनेस का तो ये भी कहना है कि उनमें से कुछ पुलिस वाले वापस मतलब लगभग वोमिट करने के लिए बाहर की तरफ निकल जाते हैं। जब वो घर के अंदर पहुंचे तो अंदर इंसानी जिस्म के टुकड़े, इंसानी खोपड़ी, ये सारी चीज़ें, इंसानी नाखून, नाक कटे हुए, उंगलियां, बल्कि एक लाश दीवार पे इस तरह से टांगी गई थी जैसे कसाई बकरे को काटने के बाद अगर दुकानों में जिस तरीके से खूंटे पे टांगता है तो वैसे एक लाश को उसने टांग रखा था। खोपड़ी और कंकाल के कई हिस्से पड़े हुए थे। अब ये देखने के बाद हर एक हैरान और परेशान। इसके बाद और बारीकी से तलाशी ली गई तो फिर और भी ज़्यादा चौंकने की बारी आती है। ये इंसानी जिस्म, खोपड़ी, नाक, उंगलियां, होंठ, ये तो सब थे ही दीवार पे खूंटी पे टंगी हुई लाश। उसी के बीच में सर अलग और धड़ अलग मिसेस बर्नीस की भी लाश फर्श पर पड़ी थी और वो जो खून वहाँ पे उस वक्त ताज़ा था वो शायद इसी वजह से थे कि ये कत्ल अभी जल्दी हुआ था। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ये तय हो गया कि ये सारा काम एडजीन ने किया है। अब इसके बाद पुलिस बारीकी से तलाशी लेती है, बाकी टीमों को बुलाया जाता है। अब जब घर की तलाशी ली जाती है तो फिर और रोंगटे खड़े करने वाली चीज़ें सामने आती हैं। घर की कुर्सियों की सीट इंसान के खाल से बनाई गई थी, इंसानी चमड़ों से। खाने के बर्तन इंसानी खोपड़ी के तौर पर इस्तेमाल हो रहे थे और शरीर के दूसरे हिस्सों से बनाए गए थे। इंसान के चेहरे की खाल से मास्क बनाए गए थे। इंसानी चेहरे से लैंप शेड बनाया गया था और इंसानी खाल के अलावा उंगलियों के नाखून, नाक के टुकड़े, धड़ के हिस्से और करीब 9 महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स भी मिले। लैंप शेड का जो कवर था वो भी इंसानी खाल से बनाया गया था।
अब जब ये सारी चीज़ें मिली तो सवाल ये था कि कितने कत्ल हुए होंगे और कितने लोगों से ये सारी चीज़ें बनाई गई होंगी। अब एडजिन से पूछताछ की बारी थी। एडजिन ने पुलिस के सवालों के जवाब देने शुरू किए। 1945 में उसकी माँ की डेथ हुई। उसने 2 साल बड़ी तन्हाई में अकेले गुजारे और इस दौरान में उसने बहुत सारी किताबें पढ़ी और फिर उसे पता चला कि वो अपनी माँ से मिल सकता है, कुछ शर्तों के साथ, उस माँ से जो अब मर चुकी है। और इसी के बाद 1947 से 52 5 सालों तक अगले उसने उस इलाके के 3 कब्रिस्तानों का दौरा किया। वो 3 कब्रिस्तानों में पहुंचा। कब्रिस्तानों में जाने के बाद वो ऐसे कब्रों को चुनता जिसमें हाल में ही किसी महिला की लाश को दफनाई गई हो, और वो ख़ास तौर पर ऐसी महिलाओं की कब्र खोदता जिनकी उम्र 50 या 50 साल से ऊपर की हो। मिसेस बर्निस की उम्र भी 50 साल के ऊपर की थी। तो हाल में दफनाई गई लाश, 50 साल से ऊपर और महिला। इसके बाद वो कब्र को खोदता, लाश को निकालकर अपने घर ले आता। उसका कहना था कि उसे ऐसी हर लाश में जो 50 साल के ऊपर की है और महिला की है, अपनी माँ नज़र आती थी। और अक्सर रात को उसको एक दौरा पड़ता था और वो दौरे में ऐसा लगता था कि उसे माँ के पास जाना है, और तरीका ये था कि फिर जाओ लाश निकालो। वो कब्रिस्तान भागता था। शहर के 3 कब्रिस्तान को उसने चुन रखे थे, और उसके बाद वो लाश को लाता, उनकी खाल निकालता, चमड़े निकालता, फिर उनसे वो अलग अलग चीज़ें बनाता। लेकिन असल में उसे सूट बनाना था, एक कपड़ा बनाना था। और उसकी सोच ये थी कि 50 साल से ऊपर की महिला, उसके खाल के कपड़े अगर उसने पहन लिए तो वो अपनी माँ के शरीर में दाखिल हो जाएगा, क्योंकि ये खाल महिलाओं के ही है, और इस तरीके से वो अपनी मुर्दा माँ से मिल सकता है। तो अपनी मुर्दा माँ के शरीर में दाखिल होने के लिए, अपनी मुर्दा माँ से मिलने के लिए उसने कब्रिस्तानों से लाश निकालनी शुरू की, उनके खाल उतारने शुरू किए और उनसे सूट बनाने की कोशिश की। और बहुत सारे ऐसे चीज़ें फिर उसने और भी बनाए। उसे जब लगा कि सूट पूरी तरह से बन नहीं रहा है तो उसने फिर सोफ़े के कवर, लैम्प शेड के कवर, इन सारी चीज़ों को इंसानी खालों से बनाना शुरू कर दिया। उसने ये भी कहा कि करीब 25-30 बार ऐसा भी हुआ जब वो कब्रिस्तान पहुंचा, लाश निकालने लगा, लेकिन अचानक फिर उसका वो जो दौरा था वो ख़त्म हो गया। एक अजीब सी मदहोशी चाहती थी, वो ख़त्म हो गया और उसको लगा कि ये क्या कर रहा हूँ, और वो वापस लाश को कब्र में डालकर खाली हाथ घर लौट आया। तो महिलाओं के खाल से सूट बनाना और माँ के जिस्म में दाखिल होना, ये उसका मकसद था। अब चूंकि ज़्यादातर उसने जो लाशें निकाली वो करीब 5 सालों में, कहते हैं 50 से ज़्यादा महिलाओं की लाशें निकाली, 30 के करीब उसने निकालने के बाद वापस डाल दी, और एक मिसेस बर्नीस का कत्ल हुआ। पुलिस ने मिसेस बर्नीस के कत्ल के लिए उस पर मुकदमा चलाना शुरू किया। 1957 से लेकर 68 तक मुकदमा नहीं चला, इसलिए कि जब मुकदमा शुरू हुआ सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो वकील थे, जो डॉक्टर थे, जब एडजिन बातें करने लगा तो उन्हें लगा कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और इस किसी दिमागी मर्ज का शिकार है। तो इसके बाद उसको इलाज के लिए भेजा गया और कहा गया कि मुकदमा को रोक दो। 1957 से लेकर 68 तक, मतलब 11 साल तक उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया और वहाँ इलाज चला। 1968 में डॉक्टरों ने उसको दोबारा टेस्ट किया और कहा कि अब ये ठीक है और ये ट्रायल के लिए बिल्कुल फिट है। 68 में दोबारा से मुकदमा शुरू हुआ, लेकिन इस बार जैसे ही फिर मुकदमा शुरू होता है 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो फिर वैसे ही बातें करना शुरू करता है कोर्ट में ट्रायल के दौरान, और जज को लगता है कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, क्योंकि वो फिर से अपनी माँ के शरीर में दाखिल होना, इंसानी खाल के सूट पहनकर दाखिल होना, ये सारी बातें करने लगता है। तो फिर डॉक्टर उस ट्रायल को रोक देते हैं और इसके बाद फिर उसके ऊपर कभी ट्रायल नहीं चलता। उसे मैंडेटो मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट जो मेडिसन में है वहाँ भेज दिया जाता है। वो वहीं रहता है। 77 साल की उसकी उम्र हो जाती है। 26 जुलाई 1984 को इसी मेंटल हॉस्पिटल में एडजिन की मौत हो जाती है, बिना किसी
मुकदमे और बिना किसी सज़ा के, क्योंकि उसकी दिमागी हालत ऐसी थी। इसकी मौत के बाद एडजिन की एक कार थी, अदालत के कहने पे वो सारी चीज़ें नीलाम की जाती है। एक शख्स उस कार को ख़रीदता है और बाकायदा उसी शहर में उस कार को टिकट लगाकर लोगों को दिखाता है कि देखो एडजिन की कार है, और ये वही कार है जिसमें लाशें ढोया करता था, कब्रिस्तान से महिलाओं की लाशें निकालता था और फिर घर लाता था और उनकी खाले उतारता था। तो उसने उस कार को नीलामी में ख़रीद कर उससे बहुत पैसे कमाए। बाकी चीज़ें भी फिर नीलाम कर दी गई। हालांकि इस बीच में ये भी था कि जब लोगों को पता चला कि कब्रिस्तान से महिलाओं की लाशें निकाल कर वो उनके खाल निकालता था इस वहशियाना तरीके से, तो बहुत सारे ऐसे लोग जिनके रिश्तेदार थी, जिनकी मौत हुई थी, उनकी लाशें निकाली गई थी। उन्हें बड़ा गुस्सा आया और जाकर इन लोगों ने उसके फार्म, उसके घर पे आग लगा दी थी। तो पूरी तरह से जल गया। लोग वहाँ पे करीब जाने में भी हिचकते थे, डरते थे, तो कोई जाता नहीं था। तो वो चीज़ें जला दी गई थी और बाद में बाकी चीज़ें नीलाम हो गई। इस पूरे मामले में कई नावल लिखे गए, कई किताबें लिखी गई एडजिन के बारे में, कई फिल्में बनी, जिसमें एक साइको फिल्म है, एक और भी बड़ा फेमस है साइलेंस ऑफ द लैम्प्स, आप लोगों में से किसी ने देखी होगी। तो ये फिल्में भी बनाई एडजिन के ऊपर। इसके बाद इसको लेकर एक बहस हुई थी कि एडजिन को क्या कहा जाए, एक सनकी, एक कातिल, एक सीरियल किलर, क्योंकि कत्ल जो है उसके ऊपर, जिसका मुकदमा कभी अपने अंजाम तक नहीं पहुंचा, ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ, वो सिर्फ एक था, मिसेस बर्नीस का, जो स्टोर की मालकिन थी। उनका कत्ल उसने किया था और वो सारे सबूत उसके खिलाफ थे। लेकिन 50 से ज़्यादा महिलाओं की लाशों को कब्रिस्तान से निकाल कर घर में लाकर उनके खालों को उतारना, उनसे पर्दे बनाना, उनसे सोफ़े के कवर बनाना, लैम्प पोस्ट के कवर बनाना, इंसानी खोपड़ियों में खाना खाना, ये सारी चीज़ें, और इंसानी खाल का सूट बनाकर पहनना ताकि अपनी माँ तक पहुँच सके, इन सारी चीज़ों के लिए उसे क्या माना जाए। तो फिर ये था कि चूंकि वो कब्रिस्तान से लाशें निकाल कर लाया तो ये सीरियल किलर की कैटेगरी में नहीं आएगा। हालांकि बहुत सारे लोग उसे एक सीरियल किलर के तौर पर भी बुलाते हैं, लेकिन अगर आप कानूनी तौर पर देखें तो उसने कत्ल एक किया, लाशें 50 से ज़्यादा निकाली, लेकिन वो सीरियल किलर नहीं कहलाया। तो ये थी एडजिन की कहानी।